मेरा नाम है जेरेमी वेड। मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन खतरनाक मछलियों से मुझे खास लगाव है। बड़ी, बदनाम और बदसूरत। वो ये तो दानव जैसी लग रही है। अब मैं उस शिकारी जीव की तलाश में हूँ जिसने अमेरिका में कोहराम मचा रखा है। पेट्स को संभालना, बच्चों को संभालना। ये किसी डरावनी फिल्म की किरदार लगती है और इस पर इल्जाम है हत्या का। कहते हैं ये मछलियाँ इंसानों पर भी हमला करती हैं। सुना है ये हवा में सांस लेती है, जमीन पर रेंगती है। लेकिन इनमें से कितनी बातें यकीन करने लायक हैं? मुझे सबसे पहले तो सच्चाई और कल्पना में फर्क करना होगा। तब पता लगेगा कि क्या ये वाकई इंसानों पर हमला करती है। क्या ये वाकई उतनी खतरनाक है? और क्या ये सचमुच फ्रैंकनस्टाइन मछलियां हैं? मैं पिछले 20 साल में नदी की खतरनाक से खतरनाक मछलियों का सामना कर चुका हूं, लेकिन ऐसी मछली मैंने आज तक नहीं देखी। इस वेबसाइट के मुताबिक वो झुंड में हमला करती हैं। ये भी लिखा है कि ये जहरीली भी होती हैं। अपनी जाति की मछलियों और रास्ते में आई किसी भी चीज को खाने वाली, हवा में सांस लेने वाली, जमीन पर रेंगने वाली। इनमें से कुछ बातें तो एकदम मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये डायनासोर काल के पहले की हों, जब मछलियां रेंगकर दलदल से बाहर आ जाती थीं। मलेशिया के एक इंसान की कहानी है कि वो इस मछली का शिकार बना था। दूसरी कहानी थाईलैंड की है, किसी की जान तो गई थी। ये पता लगाने के लिए कि ये कहानियां कितनी सच्ची हैं, मैं जा रहा हूं दक्षिण पूर्वी एशिया। वहां चश्मदीदों को ढूंढने के अलावा मैं उस आरोपी दानव को भी ढूंढूंगा। स्नेक हेड वो मछली है जिसे गोश्त खाना बहुत पसंद है। एक सुंदर जीव जो दानव बन गया है। ये मछली अपनी ताकत से ज्यादा खतरनाक वार करती है। अगर इनमें से आधी बातें भी सच हैं, तो स्नेक हेड यकीनन एक देखने लायक मछली है। मैं एक जिंदा मछली पकड़कर यह देखना चाहता हूं कि वो क्या कर सकती है। क्या वो वाकई हवा में सांस लेती है और जमीन पर घूमती है? क्या ये सच है कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को खा जाती है? और क्या वो इतनी आक्रामक होती है कि एक इंसान की जान ले सके? मेरी खोज वहां से शुरू हुई जहां इनके होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। मैं अभी दक्षिणी फ्लोरिडा में हूं और यहां उस जीव की तलाश में आया हूं जो आधी दुनिया पार करके यहां आया है। अभी अपने कुदरती घर से काफी दूर रह रहा है। जब बॉब न्यूलैंड को मायामी के एक तालाब में सन 2000 में एक अजीब सी मछली मिली, तो वो उसे फ्लोरिडा के एक्सोटिक फिश क्लब में ये पता लगाने ले गए कि वो कौन सी मछली है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसे नीचे फर्श पर रख दिया। मैंने कहा, पॉल ये क्या बला है? उसने मुझे देखा और कहा, मैं नहीं जानता। फिर वो एक मोटी सी किताब ले आए और उसमें देखने लगे। आखिरकार उन्हें उसके बारे में पता लग ही गया। पॉल मेरे पास आया और बोले, ये स्नेक हेड है। फिर पूछने लगे मैंने कहाँ से पकड़ा है, तो मैंने कहा टैमरक के गोल्फ कोर्स से। तब वो बोले कि मुझे वहां ले चलो जहाँ से इसे पकड़ा है। सरकारी वैज्ञानिक पॉल शाफलन को तुरंत ही कुछ करना था। हम तो यही सोच रहे थे कि सिर्फ उसी ताल में ये मछली होगी। हम उस ताल से सारी मछलियों को निकाल लेंगे और बस काम खत्म। लेकिन जब इस टीम ने आसपास के तालाबों में देखा तो चौंक गई। स्नेक हेड 583। इन घुसपैठियों ने हर जगह कब्जा जमा रखा था। दक्षिणी फ्लोरिडा में एक दूसरे से जुड़ी नहरों का जाल सा बिछा है। इन स्नेक हेड मछलियों के रहने के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती थी। शाफलन का सामना था बुल्स आई स्नेक हेड से, लेकिन ये तो एक बहुत बड़े परिवार की एक सदस्य भर थी। स्नेक हेड एक समूह है जिसमें करीब 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें एक चाकू जितनी छोटी मछली से लेकर 4 फुट के टॉर्पीडो जैसी बड़ी मछली तक होती हैं। ये अपने छलावरण वाले शरीर की मदद से घात लगाकर हमला करती हैं। इनके दांत बेहद तेज होते हैं और ये बहुत आक्रामक होती हैं। ये ट्रॉपिकल अफ्रीका से लेकर सुदूर पूर्व और रूस तक पाई जाती हैं।
ये लगातार फैल भी रही हैं। न्यूलैंड की खोज के कुछ दिन बाद ही वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मैरीलैंड में एक दूसरी प्रजाति भी मिली। नॉर्दर्न स्नेकहेड तो साइबेरिया की सर्दियों में भी रह लेती है और उसके यहां मिलने से सरकार और मीडिया के कान खड़े हो गए। ये मछलियाँ खतरनाक शिकारी होती हैं और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खा जाती हैं। ये जमीन पर भी घूमती हैं और 3 दिन तक पानी के बाहर भी रह सकती हैं। स्नेकहेड मछलियों ने इंसानों पर भी हमला किया है। ये खबर बड़ी तेजी से मीडिया में फैल गई। लोग फोन करके पूछने लगे कि क्या वो स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी हमला कर सकती है, अपने पालतू जानवरों को घर के बाहर छोड़ सकते हैं या स्नेकहेड उन्हें खा जाएगी। इधर फिश और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों को यह डर सताने लगा कि कहीं स्नेकहेड की वजह से एक इकोलॉजिकल हंगामा न खड़ा हो जाए। उन्हें खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे तालाब में ही जहर डाल दिया। इससे उसकी सारी मछलियां मर गईं। लेकिन उन्हें खत्म करने की तमाम कोशिशों के बाद भी नॉर्दर्न स्नेकहेड पूर्वी अमेरिका के 5 प्रांतों में फैल चुकी थी। किसी चीज से खतरा होना एक बात होती है, लेकिन जब एक मछली से निपटने के लिए सरकार भी करोड़ों डॉलर खर्च करने लगे तो मतलब है कि समस्या गंभीर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी रिहायशी इलाके में उन मछलियों को खोजूंगा जो पिराना से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही हैं। मैं अभी दक्षिणी फ्लोरिडा में उस जगह से कुछ ही दूर हूं जहां पहली स्नेकहेड मछली पकड़ी गई थी। उन अनोखी मछलियों को पकड़ने के लिए मैं जिस चारे की मदद ले रहा हूं वो जिंदा चारे जैसा ही लगता है। ज्यादा चारे लगाने पर हुक खुला ही रहता है, लेकिन अगर इसे मछली पकड़ लेती है तब ऐसा होता है। मैं अभी एक स्थानीय गाइड एलन ज़रेम्बा के साथ हूं जो स्नेकहेड मछली पकड़ने के अनुभवी हैं। बहुत खूब। और वो देखिए, ओह, वहाँ एक है, निकल गई। पहली बार में हमने एक मेढक और ढेर सा सलाद डाला था। मछली ने गोश्त और सब्जी पर मुंह मारा, लेकिन पकड़ में नहीं आई। ये लीजिए, बॉल बच निकली। इन स्नेकहेड के साथ समस्या ये है कि वो एक ही बार हमला करती है, दूसरी बार हमला करने नहीं आती। ये क्या सिर्फ मछलियों पर ही हमला करती हैं? नहीं, किसी भी चीज को खा जाती है। वो छिप कर वार करती है। ऐसा लगता है कि बड़ी मछलियां अकेले ही शिकार करती हैं। वो पिराना मछलियों की तरह झुंड में हमला नहीं करती। किनारे की ओर बढ़ा तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर काफी स्नेकहेड मछलियां हैं। अरे वाह, वो देखिए, उसने चारा पकड़ा है। हाँ, चारा पकड़ा है इसने। अब हम अपना कांटा वहीं डालते हैं। हो सकता है उसके साथी भी वहां हो। बहुत खूब। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये मछलियां यहाँ पहली बार आई हैं या वो यहाँ अपना डेरा जमा चुकी हैं। वो यहीं रहती है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन मछलियों को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें ये छिछले इलाके पसंद है क्योंकि यहाँ काफी समुद्री घास है और वो उसी घास के नीचे छिप जाती है। मैं अभी मायामी के एक हरे भरे इलाके में हूँ जहाँ कुछ खतरनाक घुसपैठियों ने अपना डेरा जमा लिया है। ओह, उसे देखा ही नहीं था। ढीली कीजिए, डोरी ढीली कीजिए, हुक को खींचिए। मछली है, वो अचानक ही उस तरफ से आई थी ना, करीब 4-5 फुट दूर से आई थी। बहुत तेजी से उस तरफ से आई। मैंने पहली मछली पकड़ ली है। ये ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा ये अकड़ में कम नहीं है। ये देखिए, ये रही, ये है बुल्स आई स्नेकहेड। अब ये मेरे हाथ लग ही गई है तो मैं ये पता लगा ही सकता हूं कि इसे स्नेकहेड क्यों कहते हैं। ये लंबी, पतली लेकिन काफी मांसल मछली है। मुझे तो लगता है कि जो मछलियां लंबी होती हैं और सांप जैसी होती हैं वो लड़ने में माहिर होती हैं। इस मछली का नाम है बुल्स आई स्नेकहेड। इसकी पूंछ पर ये आंख जैसा निशान है। इसके मुंह के अंदर भी देख लीजिए, ये देखिए, ये किसी शिकारी का ही मुंह है। ये दांत देख रहे हैं। ये सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं खाती हैं, ये मेढक भी खाती हैं। इसी वजह से मैंने इसे पकड़ने के लिए एक नकली मेढक लिया था, लेकिन ये छिपकली, चूहे और छोटी बत्तखें भी खा जाती हैं।
ये मछलियां पक्की मांसाहारी होती हैं, लेकिन क्या ये आदमखोर भी हो सकती हैं? आप इंटरनेट पर बड़ी आसानी से इन जीवों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो जानकारी उन लोगों ने दी है जिन्होंने स्नेक हेड्स को पाला था, और जब वो उन्हें जिंदा मछली खिलाते थे तब क्या होता था। पालतू सांप की तरह इन शिकारी मछलियों को वही चीज खाना पसंद है जो जिंदा हो। इन मछलियों का हमला बहुत तेज होता है, इतना तेज कि किसी छोटी मछली को तो बचने का मौका ही नहीं मिलता। लोग अक्सर कहते हैं कि शिकारी आक्रामक होते हैं, लेकिन ज्यादातर किसी खास वजह से ही किसी की जान लेते हैं। उन्हें खाना चाहिए, लेकिन ये मछलियां तो प्रतिक्रिया में मार डालती हैं। ये किसी जीव को बीच से काटकर मरने के लिए छोड़ देती हैं। मैंने पहले भी कई शिकारियों को पकड़ा है, लेकिन इसने जिस तरह से हमला किया उसे देखकर तो मैं भी डर गया हूं। इन्हें देखकर ही लगता है कि ये पैदाइशी हत्यारिन होती हैं। ये पालतू स्नेक हेड तो बहुत ही छोटी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 20 किलो की मछली किसी बच्चे या कुत्ते की क्या हालत करेगी। इनको देखकर यह सवाल उठता है कि इन शिकारियों को अमेरिका में किसने छोड़ा और आखिरकार क्यों छोड़ा। 1220, ये है 1950, यहाँ पर 23 है। लेफ्टिनेंट पैट रेनॉल्ड्स दक्षिणी फ्लोरिडा में जानवरों के गैर कानूनी व्यापार पर नजर रखते हैं। वो तहकीकात करने आए। लगता है यहाँ वो समंदर के कुछ अनोखे जीव लाने वाले हैं। उसकी कार में एक मछली थी, लेकिन यहाँ उसे वो बेच नहीं सकते। जब ये मछलियां आपको यहाँ के तालाबों में मिली तब आपने सबसे पहले क्या किया था? मुझे इसकी खबर हमारे फिशरी बायोलॉजिस्ट ने दी थी। उन्हें संदेह था कि इन्हें यहाँ पूर्व के देशों या एशिया के देशों से लाकर छोड़ा गया है। सच कहूँ तो मैं जब पहली दुकान में गया तो वहाँ मुझे ये मिली। इसके बाद ये हमें न्यूयॉर्क सिटी तक मिली। ये यहाँ न्यूयॉर्क से आई थी और इन्हें पूर्व के एक थोक व्यापारी ने मंगवाया था, वही इन्हें बाजार में बेच रहा था। जब मैंने मायामी एयरपोर्ट की तलाशी ली तो वहाँ भी मुझे ये मिली। हमने गिरफ्तारियां की और मछलियां भी जब्त की। आज अगर किसी के पास जिंदा स्नेक हेड मिलती है तो उसे जेल हो जाती है, लेकिन आप इसे पकड़ सकते हैं और बर्फ में रखकर बेच भी सकते हैं। कई एशियन अमेरिकन इन स्नेक हेड मछलियों की भारी कीमत देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये कितने में बिकती हैं? हम इन्हें 15 से 20 डॉलर में बेचते हैं। 15 से 20 डॉलर में एक? हाँ, इतनी कीमत मिलती है। इतने में बेचते हैं? दरअसल लोग इन्हें उपचार के लिए भी खरीदते हैं। लोग मानते हैं कि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो इसका सूप पीने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। वो जल्दी ठीक हो जाते हैं? हाँ, इसी वजह से लोग इन्हें इतना महंगा खरीदते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे तो लगता है इन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है ताकि ये पनपें, इनकी तादाद बढ़े और फिर उन्हें पकड़कर बेधड़क बाजार में बेचा जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इन्हें अपने घर के टैंक में पाला हो, ये बड़ी हो गई तो इन्हें बाहर छोड़ दिया? इन्हें किसी ने जानबूझकर छोड़ा है ताकि बाद में इन्हें पकड़ सकें। अच्छा। इस तरह उन्हें न्यूयॉर्क से मछलियां नहीं मंगवानी पड़ती। हम यहाँ के लोगों से कहते हैं कि आप उन्हें खाने के लिए पकड़िए, उन्हें बर्फ में रखिए, लेकिन उन्हें वापस पानी में मत फेंकिए। लेफ्टिनेंट रेनॉल्ड्स को वो शख्स तो नहीं मिला जिसने फ्लोरिडा के तालाबों में बुल्सआई स्नेक हेड डाली थी। इनका पता सन 2000 में लगा था, लेकिन तब तक तो इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी थी। मैं अभी नहरों के जाल के उस किनारे पर हूं जो एवरग्लेड्स नेशनल पार्क के करीब ही है। क्या स्नेक हेड मछलियां यहां तक आ सकती हैं? लग रहा है कि फिर कुछ मिला है। ओह हाँ, कुछ तो है। ये तो एक पीकॉक है ना, और ये एक स्नेक हेड। हाँ, वही लग रही है। नहीं, ये पीकॉक बैस है, यहीं की रहने वाली। हाँ, लगता तो वैसे ही है। हाँ, ठीक है, ठीक। ये पीकॉक बैस भी एक बाहर से आई शिकारी ही है, लेकिन इन्हें यहाँ लाया गया था ताकि ये टिलैपिया जैसी प्रजातियों को खाकर एक जीव वैज्ञानिक संतुलन बनाए। ये ठंडे पानी में नहीं रह सकती, इसलिए ये ज्यादा दूर तक नहीं फैली। ये भी वो मछली है जो अपने घर से काफी दूर है। इसका असली घर असल में अमेज़न है। ये एक पीकॉक बैस है। इन्हें बटरफ्लाई पीकॉक बैस भी कहते हैं। ये इस प्रजाति की बहुत छोटी मछली है। बेशक ये भी एक शिकारी है। इसका मुंह काफी बड़ा है, लेकिन इसके दांत स्नेक हेड जैसे नहीं हैं।
हाँ, मुंह बड़ा ही खतरनाक है। इसकी भी एक खूबी है कि इसकी पूंछ पर भी आंख बनी है। शायद इसी वजह से लोग इसे पीकॉक बैस कहते हैं। इस मामले में ये भी स्नेक हेड जैसी ही है, लेकिन इसमें और स्नेक हेड में सबसे बड़ा फर्क इनके शरीर के आकार में है। इसे देखिए, इस तरफ से ये बिल्कुल सपाट है। अगर ये ज़मीन पर गिरने के बाद पलटती है तो फिर से इसी स्थिति में आ जाएगी, लेकिन स्नेक हेड का शरीर इस तरफ से चपटा है और अगर वो ज़मीन पर गिरती है और पलटती है तो वो भाग निकलेगी। स्नेक हेड ज़मीन पर भी चल सकती है और अपने लिए नया घर ढूंढ सकती है। इसी वजह से वो यहाँ चिंता का विषय बनी हुई है। यहाँ आने के बाद से ही स्नेक हेड फिल्म बनाने वालों को आकर्षित करने लगी। इन अनोखे घुसपैठियों को खतरनाक हमलावर कहा जाने लगा। ये वो मछली थी जो पानी से बाहर आकर कुत्तों को मार डालती थी, या लापरवाह इंसान को भी। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि फिल्मों की ये बातें कोरी कल्पना है, लेकिन नहीं, इनमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। मीडिया की कही कुछ बातें बिल्कुल सही हैं। ये मछली पानी के बाहर रह सकती है और कुछ तो जमीन पर चलती भी हैं। ये बेहद हमलावर होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में स्नेक हेड हमारे लिए सबसे खूंखार शिकारी भी बन सकती हैं? मैंने देखा है कि स्नेक हेड पानी में कितनी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन क्या उन फिल्मों की तरह ये वाकई पानी से बाहर आकर भी हमला कर सकती हैं? फिश बायोलॉजिस्ट रे वॉल्डनर ने बड़े विस्तार से स्नेक हेड मछलियों का अध्ययन किया है। वो हवा में सांस लेती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से सांस लेती है। हमने देखा है कि ये सतह पर आती है, मुंह खोलकर सांस लेती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। स्नेक हेड के गलफड़ों के ऊपर एक चेंबर होता है जो फेफड़े की तरह काम करता है। जब वो सांस लेती है तब ऑक्सीजन उसकी रुधिर वाहिकाओं की जाली से होकर गुजरती है। इसकी वजह से जब ये कम ऑक्सीजन वाले पानी में रहती हैं तब भी इन्हें खास परेशानी नहीं होती। ये उन हालात में भी रह लेती हैं जहां दूसरी मछलियां नहीं रह सकती। इसी की वजह से ये पानी के बाहर भी रह लेती हैं। ये थी हॉलीवुड की बात, लेकिन क्या ये इतनी तेज होती हैं कि जमीन पर किसी के लिए खतरा बन सके? कुछ साल पहले पॉल शाफलैंड ने कुछ स्नेक हेड मछलियों की अपनी प्रयोगशाला में जांच की थी। ये चल तो रही है, लेकिन ये किसी खास दिशा में नहीं जा रही। अक्सर देखा गया है कि ये मछलियां इसी तरह से फड़फड़ाती रहती हैं, लेकिन स्नेक हेड के सीने के फिन्स बहुत नरम होते हैं। वो इसे सहारा नहीं दे सकते। वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ स्नेक हेड मछलियां जमीन पर चल सकती हैं। जहां पर मौसम में बाढ़ आती है वहां ये बहुत जल्दी दूसरे तालाबों और नदियों में चली जाती हैं। ये जमीन पर घूमने वाली मछलियां वाकई मिथकीय लगती हैं। मैंने देखा है कि पानी में तो स्नेक हेड मछलियां बहुत तेजी से हमला करती हैं। ये बहुत खतरनाक होती हैं। जो भी इनके करीब आता है वो मारा जाता है। लोगों पर हमला करने की बात जाने दीजिए। मैं तो ये सोच रहा था कि इन आतंकवादी मछलियों के अचानक आने पर पानी में रहने वाले दूसरे जीवों का क्या होता होगा। मुझे तो लगता है शायद ही कोई चीज होगी जिसे ये छोड़ती होंगी, लेकिन ये ज्यादातर यहाँ रहने वाली बास और सनफिश मछलियां ही खाती हैं। इसके अलावा वो क्रॉपीज और गोल्डन शाइनर्स भी इनसे बच नहीं पाती। ये बड़ी आसानी से इनका शिकार बन जाती हैं। दूसरे जीव भी नहीं बच पाते। अगर बुल्सआई स्नेक हेड की कोई जरा सी भी बात अलग है इनके खाने को लेकर, तो वो है इनके खाने की चीज की चौड़ाई जो ये खाना पसंद करेंगी। अगर कोई जीव इनके करीब हो और वो इसके मुंह में आ सकता है तो ये उसे खा जाती हैं। ये है बुल्सआई स्नेक हेड का पेट। ये है टिलापिया। ये यहाँ रहने वाली मछलियाँ भी खाती हैं। ये देखिए, ये हैं 2 मस्कीटो फिश। आप देख सकते हैं कि इसके पेट में झींगा भी था। और ये है समुद्री मेंढक। ये सांप भी खाती हैं और इसके पेट में एक साबुत सांप भी है। ये अपनी जाति की मछलियों को खाने वाली स्नेक हेड है। ये एक छोटी स्नेक हेड है।
इसके पेट से कछुए भी मिले हैं। जीव की चौड़ाई बहुत अहम है। स्नेक हेड तो मुझे किसी इको मॉन्स्टर जैसी लग रही है, वो हमलावर जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खा जाती है। स्नेक हेड वो मछली है जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वो किसी जगह की मूल मछलियों, मूल जीवों के लिए खतरा होती हैं। असली समस्या भी यही है। स्नेक हेड हर मामले में बेहतरीन लगती हैं। ये सिर्फ रुके हुए पानी में रह ही नहीं सकती, बल्कि एक साल में करीब 1 लाख बच्चे भी जन्म देती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि स्नेक हेड अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। अगर इनके बच्चों के करीब कोई आया या किसी से उन्हें खतरा महसूस हुआ तो उसकी खैर नहीं। अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करने वाली स्नेक हेड बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा लेती हैं। इसके अलावा यहाँ के बहुत ही कम शिकारी किसी बड़ी स्नेक हेड का सामना करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें शायद ही कोई रोक सकता है। अब तो फ्लोरिडा में कहर बनकर टूटी स्नेक हेड की आबादी और एवरग्लेड्स नेशनल पार्क के बीच खतरे में पड़ी प्रजातियों के रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही रह गया है। कोई नहीं जानता कि ये शिकारी मछलियां कहां तक जा सकती हैं, लेकिन एक और ऐसा ही जीव है जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नेक हेड की कहानी किस हद तक जा सकती है। फ्लोरिडा में मुझे पता लगा कि स्नेक हेड मछलियां खतरनाक, हवा में सांस लेने वाली और सामने पड़ने वाली कोई भी चीज खाने वाली हो सकती हैं। अब मैं इलिनॉय नदी के उत्तर में जा रहा हूं, ये देखने कि अगर कोई खतरनाक जीव अपनी पर आ जाए तो वो क्या कर सकता है। कप्तान और रिसर्च साइंटिस्ट ग्रेग सास कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। आप बताएंगे आपने ये जाल क्यों लगा रखे हैं? इनसे ड्राइवर को थोड़ी सुरक्षा मिल जाती है, इसलिए इन्हें लगाया गया है। अच्छा, लेकिन वो क्या कर सकती हैं? कई बार बड़ी मछलियाँ इतनी जोर से आती हैं, वो जाल में इतनी तेजी से आती हैं कि जाल भी फट जाता है। 40 साल पहले दक्षिण में कैटफिश पालने वाले मछुआरों ने चीन से एक खास मछली मंगवाई थी जो उन तालाबों को साफ करती थी। जल्दी ही उनमें से कुछ मछलियां आगे फैलने लगीं और उत्तर में मिसिसिपी नदी तक पहुंच गईं। स्नेक हेड मछलियों की तरह ये भी शुरू में बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन ये जल्दी ही बड़ी मुसीबत बन गई। यहां पर तो उनकी पूरी फौज है। सतह पर तो वो नहीं दिख रही, लेकिन नीचे उनका साम्राज्य है। काफी मछलियां हैं यहां। जब ग्रेग ने रफ्तार बढ़ाई तो वो उभरने लगी। ये है सिल्वर कार्प। 20 किलो की हो जाने पर यह मछली खुली नाव में किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। ये लोगों की पसलियां तोड़ देती है और उन्हें नाव से गिरा भी देती है। अरे बाप रे! इन्हें बिंदु के रूप में सोनार पर देखना अलग बात है, लेकिन जब मोटर की आवाज को सुनकर ये भागती हैं तब नजारा बिल्कुल अलग होता है। इस नदी में 1 मील के दायरे में करीब 13 टन मछलियां हैं। ये सिलसिला सैकड़ों मील तक चलता रहता है। ये यहाँ से मिसिसिपी के मुहाने तक पहुंच चुकी हैं। 10 साल पहले तक यहाँ कार्प का नाम भी नहीं था, लेकिन आज तो यहाँ सिर्फ यही है। कमाल की मछली है। ये देखिए जरा, ये देखिए, पानी में हरी और सिल्वर कार्प हैं। हम नाव से टकराती हुई मछलियों का धक्का महसूस कर रहे हैं। उप्स! अब कांटा किसे चाहिए? ये तो ऐसे ही नाव में आ जाती हैं। यही है इन मछलियों की कामयाबी का राज। ये देखिए, ये है इसके गलफड़े का लाल हिस्सा और इसके आगे है ये फिल्टर जिससे कोई भी चीज़ छन जाती है। ये फिल्टर 4 माइक्रोन तक की चीज़ को छान देता है, धूल के एक कण तक को। ये भी हमारी तरह खाना खाते वक्त सांस लेती है, इसलिए ये इतनी मोटी भी होती है।
ये पानी को बिल्कुल साफ कर देती है, इसलिए वहां रहने वाले दूसरे जीवों के लिए कुछ बचता नहीं है। यहाँ की बफेलो मछलियां भी खाना छान कर खाती हैं, लेकिन वो इनके जैसी नहीं होती। इसी वजह से वो लगातार दुबली होती जा रही हैं और ज्यादा कमजोर होने पर वो बच्चे भी नहीं जन पाती। इसी वजह से इस जगह पर इनका राज है। मूल प्रजातियों को खत्म करके कार्प मछलियों ने एक बड़े मछली उद्योग को भी खत्म कर दिया। जब छान कर खाना खाने वाली मछली इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो एक माहिर शिकारी मछली क्या कर सकती है? तो क्या इन सिल्वर कार्प की तरह स्नेक हेड भी एक दिन बेकाबू हो जाएंगी? मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में स्नेक हेड भी हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और यहाँ की मूल मछलियों को शिकार बनाएंगे। ये इतनी खतरनाक है कि यहाँ उनके छा जाने की पूरी संभावना है। इनकी तमाम प्रजातियों में से बुलजाई और नॉर्दर्न स्नेक हेड ही उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो यहाँ के 30 अरब डॉलर के मछली उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। इनकी एक और बहन है जो इनसे काफी बड़ी है और उसने मेन से आर्कनसास तक अपना साम्राज्य फैला लिया है। जायंट स्नेक हेड किसी 5 साल के बच्चे जितनी भारी हो सकती है और वो काफी बदनाम भी है। मैंने सुना है कि जायंट स्नेक हेड इंसानों पर भी हमला करती हैं, और एक मामले में तो उसने एक इंसान को मार भी डाला था। अपनी इस अगली हमलावर मछली का पता लगाने और ये देखने कि ये वाकई कितनी खतरनाक है, मैं आया हूं दुनिया के दूसरे छोर पर। मैं अभी थाईलैंड में हूं और बिना वक्त जाया किए निकल पड़ा हूं काम पर। मेरी मंजिल है क्वाई नदी के ऊपरी हिस्से में बना एक बांध खाओ लैम, जो बर्मा की सरहद के पास है। यह है स्नेक हेड मछलियों के रहने की सबसे बड़ी जगह। यहाँ मॉनसून में ये मछलियां बहुत ज्यादा आक्रामक होती हैं। वो मौसम उनके बच्चे जनने का होता है और अगर कोई उनके अंडों के पास आ गया तो उसकी खैर नहीं, यहाँ तक कि इंसान की भी। लेकिन लोग जायंट स्नेक हेड को बड़े चाव से खाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें बेचने के लिए पालते भी हैं। स्नेक हेड भी शायद इस तरह के व्यवसाय और इस तरह की संस्कृति के लिए ही बनी है। ये कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी रह लेती हैं। देखिए ना, ये किस तरह से सांस लेती हैं, शरीर में जमा हवा निकालकर ताज़ा हवा खींच लेती हैं। ये बहुत सुंदर भी होती हैं। छोटी होने पर ये बहुत सुंदर होती हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लोरिडा में लोग अपने एक्वेरियम में इन्हें आखिर क्यों रखना चाहते हैं। इतनी तंग जगह में भी जायंट स्नेक हेड के बच्चे बहुत आराम से हैं। महीने भर बाद ये दुगने बड़े हो जाएंगे, तब इनकी भूख भी काफी बढ़ जाएगी। ये नाश्ते में भी मछली का गोश्त खाते हैं, लेकिन बच्चों की इस फौज को कभी हाथ से खाना नहीं खिलाया जाता। ये इनके ही नहीं, मेरे हौसले की भी परीक्षा है। मैंने अभी तक इतनी बड़ी स्नेक हेड ही देखी है जो किसी उंगली के आकार जितनी बड़ी मछली को खा सके। देखिए, 2-4 मछलियों ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। अभी बच्चे छोटे हैं, इसलिए ये साथ में रहते और खाते हैं। अब इनके झुंड में रहने की बात भी समझ में आने लगी है। इंसान पर हमला सिर्फ एक ही प्रजाति की स्नेक हेड मछलियां करती हैं, जायंट स्नेक हेड। कई दूसरे लोगों की तरह सोमबैट भी नदी के किनारे रहते हैं और अक्सर उस हमलावर मछली का सामना करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बार ये अपने बेड़े के नीचे सड़ चुका बांस बदलने के लिए गए थे। जब ये बेड़े की मरम्मत कर रहे थे, तभी सोमबैट को लगा कि पीछे कुछ है। ये कहीं भाग नहीं सकते थे और सामने थी एक जायंट स्नेक हेड। उसने अपने फिन इस तरह उठा रखे थे मानो कोई हाथी हमला करने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि सोमबैट हिल भी पाते, मछली ने इनका पैर दबोच लिया। पैर से इतना खून बह रहा था कि इन्हें अस्पताल जाना पड़ा। वहां किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्हें किसी मछली ने काटा है। उन्हें लगा कि यह काम किसी कुत्ते का है और उन्होंने इन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया। इससे हमें एक ऐसा सबूत मिल गया है कि ये बिना उकसाए भी हमला कर सकती हैं। सोमबैट की कहानी से मुझे यकीन हो गया है कि
कि जायंट स्नेक हेड अपने से बड़े जीव पर भी हमला कर सकती हैं। ये सबूत है कि वो मछली अपने वजन से ज्यादा दमदार वार कर सकती है। अपनी रिश्तेदार बुलजाई की तरह जायंट स्नेक हेड भी छिप कर वार करती है और वहीं रहना पसंद करती है जहां ओट हो। मैं कई घंटे तक बांध के किनारे छिछले पानी और आसपास की खाड़ियों में ढूंढता रहा, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली। फ्लोरिडा के मुकाबले यहां स्नेक हेड को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि वहां तो ये बड़ी आसानी से पकड़ी जाती हैं। सॉम्बैट की कहानी मेरे जहन में ताजा थी, इसलिए मैंने एक पुराने बेड़े की ओर चारा डाला। ओह! आ गई एक जायंट स्नेक हेड। ये कद में तो वयस्क मछली के 10% जितनी ही है, लेकिन अकड़ में उससे कम नहीं है। काफी दांत है, पता नहीं अपना हाथ अंदर डाल पाऊंगा या नहीं। सांप जैसी दिखने की वजह से ही कई लोग मानते हैं कि ये मछली जहरीली भी होती है। गनीमत है कि ये बात सही नहीं है। हाँ, इनके मुंह में दांत काफी होते हैं। हालांकि ये है तो बहुत बदनाम, लेकिन ये काफी सुंदर भी है। मैंने मांसाहारी बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया और एक बच्चे से अपनी उंगली भी कटवाई। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर मुझे एक बड़ी मछली को पकड़ना है तो मुझे उनके पास जाना होगा जो इन्हें पकड़ने का हुनर जानते हैं। स्नेक हेड के उस माहिर शिकारी से मिलने के लिए मैं गया खाओ लैम के कीचड़ भरे इलाके तक। वो माहिर शिकारी हैं कुंडार। पिछले 20 साल से ये उनका शिकार कर रहे हैं। ये कांटे या जाल का इस्तेमाल नहीं करते। डार के लिए तो स्नेक हेड पकड़ना किसी मुठभेड़ जैसा है और इनका पसंदीदा हथियार है स्पीयर गन। लेकिन स्पीयर गन के साथ समस्या यह है कि इसे रीलोड करने में काफी वक्त लगता है, इसलिए कुंडार ने तेजी से रीलोड करने वाली स्पीयर गन बना ली है, जो देखने में मामूली है लेकिन खतरनाक तरीके से काम करती है। डार की बनाई इस गन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बहुत तेजी से भर सकते हैं। ये बताते हैं कि जोड़े में बचाव करने वाली मछली के खिलाफ ये बहुत कारगर है। เราก็ดำลงไปปุ๊บเนี่ยเราต้องดูด้วยปลาอยู่ในแม่เนี่ยลูกมัน आमतौर पर कोई मछली स्नेक हेड जितने जुझारू तरीके से अपने बच्चों की रक्षा नहीं करती, लेकिन डार की बातों से इनकी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। बाप तो बच्चों के झुंड के पास रहता है, लेकिन माँ कुछ दूरी से गश्त लगाती रहती है। वो अपने बच्चों के लिए खतरा बनने वाली किसी चीज पर पहले हमला करती है। ये बात उस शख्स ने बताई है जिसने किसी वैज्ञानिक के मुकाबले उन्हें ज्यादा करीब से देखा है। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ इनकी रोजी रोटी का ही नहीं बल्कि इनकी जिंदगी का भी सहारा है। อีกตัวนะอ้อมหลังอะไรมันแยบๆอ่ะนะ डार जानते हैं कि एक स्नेक हेड को मारने के बाद भी खतरा बरकरार रहता है। इस इलाके में स्नेक हेड्स का शिकार बने लोगों की कहानियां आम हैं। एक कहानी तो वाकई दहला देने वाली है। मैं खाओलैम डैम के दूसरे किनारे पर आया, बर्मा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। अक्सर लोग मछली पकड़ने के लिए सरहद पार भी चले आते हैं, फिर अपना शिकार लेकर जंगल के रास्ते लौट आते हैं। मैंने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन अब जो कहानी सुनने वाला हूं वो किसी कीमत पर मनगढ़ंत नहीं हो सकती। थाई मछुआरे कुन लैंग को बर्मा के उस जोड़े की याद है जो 3 साल पहले यहाँ स्नेक हेड पकड़ने आया था। แล้วเขาก็ปืนนี่นะดำเนี่ยพอปลามันจ่อหน้ากันอย่างนี้ปลามาอย่างนี้มาจ่อหน้าอย่างนี้กับคนแบบนี้ปืนคนก็ยิงอยู่จ่ออย่างนี้ปลาอยู่หน้าตรงอย่างนี้พอยิงไปแล้วเนี่ยลูกเหล็กมันจะเข้าไปนี่มันไม่เข้านี่เหนียวไกลปุ๊บลูกเหล็กนี่พุ่งปุ๊ดไอ้นี่ปลามันก็เสือกเข้ามาปุ๊เข้านี่ทะลุหน้ากากตัวนี้ हुआ दरअसल ये कि उस वक्त वो मछुआरा अपनी स्पेयर गन लेकर पानी के नीचे गया। उसने एक स्नेक हेड पर सामने से वार किया और वो मारी भी गई,
लेकिन वो मछली उस हाल में भी आगे बढ़ती रही और उसने अपने शरीर में धंसा लोहे का बर्छा मछुआरे के मांस के पार उसके चेहरे में धंसा दिया। वो मछली इतनी घबरा गई थी कि फड़फड़ाती हुई आगे ही बढ़ती गई। ये मछलियां पीछे नहीं लौट सकती, लगातार फड़फड़ाती रहती हैं। वो बर्छा उस मछुआरे के सिर के पार निकल गया। उनकी बीवी नाव में ही बैठी थी। वो नीचे पानी में गई तो देखा कि पति की मौत हो चुकी है। मैं जब यहां आया था तो मुझे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि ये मछलियां किसी की जान ले सकती हैं, लेकिन यहां तो एक स्नेक हेड ने एक इंसान को जान से मार डाला था। मैं यहां जानबूझकर ऐसे समय पर आया हूं जब ये स्नेक हेड बच्चे जनती हैं। इस वक्त ये मछलियां अपने बच्चों की हर खतरे से हिफाजत करने के लिए सबसे ज्यादा आक्रामक होती हैं। पानी की उन तरंगों से मुझे पता लग गया कि कहां एक बच्चा सांस लेने बाहर आया है। उसी जगह पर चारा डालकर मैं उसके मां या बाप को उकसाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि वो जानते हैं कि ये चारा उन्हें पकड़ने के लिए है। यही वजह है कि सिर्फ एक 10 इंच का बच्चा स्नेक हेड ही फंसा। छोटा स्नेक हेड। इतनी तेज बारिश में यह भी पता नहीं लग रहा कि कब कोई बच्चा सांस लेने सतह पर आ रहा है। फिर उसके मां बाप का ध्यान खींचने का सवाल ही नहीं उठता। मैं मछली को सतह पर लाने के लिए यहां थोड़ी हलचल पैदा कर रहा हूं। पानी शांत हो तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि तब आवाज सिर्फ इनकी ही आती है। लेकिन बारिश होने पर ठीक से सिग्नल भी नहीं मिलते। तब हमें चारा बेहद करीब डालना पड़ता है ताकि वो मछली उसे देख सके। मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन इससे बड़ी समस्या ये थी कि मुझसे कहा गया कि मैं अब यहां मछली नहीं पकड़ सकता। अब तो उस दानव को देखने का बस एक ही तरीका था कि मैं यहां से अपना सामान समेटकर दूसरा तरीका अपनाऊं। मैं आया कुंडार के पास, जो एक माहिर शिकारी है। मैंने सोचा था कि अब उनके साथ ही पानी के नीचे जाऊंगा, उनकी तरह ही पुराना चश्मा लगाकर और हाथ में एक घर की बनी स्पेयर गन लेकर। इस मौसम में तो मुझे सतह पर आने वाला बच्चा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कुंडार की शिकारी नजरों ने पानी में बन रही हल्की तरंगों को भी देख लिया। तैयार? शिकार सामने दिखा तो हम शिकार करने चल पड़े। मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ये जगह बिल्कुल अनजानी है, लेकिन मैं अपने साथ एक छोटा कैमरा लाया हूं ताकि इस कहानी को फिल्मा सकूं। सब कुछ एक ही सांस में होना है, इसलिए नीचे जाने से पहले हम अपने शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब जाने लगे। लेकिन अचानक ही डार नीचे गए और गायब हो गए तो मुझे उनके करीब पहुंचने में परेशानी होने लगी। खराब मौसम की वजह से पानी भी बहुत गंदा हो गया था। डार के गायब होने के बाद मेरी भी घबराहट बढ़ गई थी। गलती से मुझे भी बर्छा लग सकता था। ठीक से दिखाई न देने की वजह से डार भी परेशान थे। नीचे पानी बहुत गंदा था। अब मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगे थे। लग रहा था कि मैं चारा बन गया हूं, लेकिन अब वापस भी नहीं लौट सकता था। डार अपने काम में लगे थे। कुछ ही दूरी पर जैसे ही एक बच्चा नजर आया, हमने फिर से हमला किया। लेकिन गंदे पानी में हमारा वार खाली गया।
और डार भी अंदाजे से शिकार करने लगे। डार तैयार थे। मुझे लगा कि शिकार करीब है। अचानक हम उनके झुंड के बीच में थे। लगता है एक मछली मिल गई है। मैं बीच में नहीं आना चाहता, मुझे भी दूर ही रहना है। तभी डार ने एक ही सटीक वार से एक जायंट स्नेक हेड पकड़ ली। इसमें कोई शक नहीं, मछली पकड़ने के लिए नाव पर कांटा लेकर बैठना बड़ा ही आसान तरीका है। सीधा वार होने के बाद भी मछली भागने की कोशिश कर रही है। उप्स, इसे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने पहले भी सुना था कि ये कितनी आक्रामक होती हैं और खुद सोमबैट के पैर पर इनके बनाए जख्म भी देखे थे, इसलिए मुझे अंदाजा था कि ये क्या कर सकती हैं। ये देखिए, ये काला और सफेद रंग ऐसा है जिसे मछली के बच्चे पहचानते हैं। चटक रंग उन्हें अपनी ओर बुलाता है। मुझे तो लगा था कि आज ये मछली हमारे खाने की मेज पर होगी, लेकिन किस्मत देखिए, इसे खास नुकसान नहीं हुआ है। डार का बर्छा उसकी पीठ की मांसपेशियों में धंसा, लेकिन उसके नाजुक अंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम इस मछली को छोड़ने वाले हैं। हम बर्छे से मछली पकड़कर छोड़ देते हैं। पानी में जाने के बाद ये फिर से ठीक हो जाएगी। मैं बस यही दुआ कर रहा हूं कि ये वापस आकर मुझे आखिरी सलामी न दे दे। ये अब आजाद है, वापस पानी में जा सकती है। ये देखिए, वो गई। वो अब जा चुकी है। वो झील में अपने बच्चे के पास जा चुकी है। वो वाकई बहुत सुंदर थी। यकीन नहीं होता कि वो बर्छे से पकड़ी गई थी। मैंने आज तक कई खतरनाक मछलियों का सामना किया है, लेकिन ये उनमें से सबसे यादगार है। नीचे पानी इतना गंदा था कि मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मैं डर रहा था कि कहीं कोई मछली हमला न कर दे या कहीं मैं ही कुंडार के बर्छे का शिकार न बन जाऊं। लेकिन इस सफर के दौरान स्नेक हेड की एक साफ तस्वीर उभरती चली गई। इनकी जो 2 प्रजातियां अमेरिका पहुंच चुकी हैं, उनसे इंसानों को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उनसे पर्यावरण को बहुत खतरा है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया में मुझे वो मछली मिली जिसे हम वाकई दानव कह सकते हैं। ये मछली भी अमेरिका पहुंच सकती है, और अगर जायंट स्नेक हेड मछली अमेरिका पहुंच गई, तब किसी को पानी में उतरने से पहले 2 बार सोचना जरूर पड़ेगा।